नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं प्रज्ञा और आप सभी का स्वागत है हमारे मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहान में। दोस्तों, ज़िंदगी में ख़त्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि हर सुबह हमारा इंतज़ार कर रही होती है। एक ऐसी सुबह जो उमंगों से भरी हो, एक ऐसी सुबह जो हमें नया अवसर प्रदान करती है, एक ऐसा अवसर जिसे हम अपने कर्मों को अच्छा करके अपने और अपनों का जीवन बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, जीवन में अगर सुख होगा तो दुख भी होगा, अगर खुशी होगी तो गम भी होगा, तो हम हताश क्यों हो। इसलिए जीवन में कभी भी नकारात्मक नहीं होना चाहिए और अपने जीवन को बहुत अच्छा और अपने कर्मों से अच्छा करके सकारात्मक सोचते हुए आगे बढ़ाना चाहिए। इसलिए कहते हैं ना कि ज़िंदगी में ख़त्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता। और अगर ख़त्म होने की बात कहें दोस्तों, तो अगर हमारी ज़िंदगी में अगर कुछ ना ख़त्म होने वाली बात है तो क्या है। दोस्तों, हम तो आते और जाते रहेंगे, जनरेशन हमारा आएगा और जाएगा, लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो कभी ख़त्म नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, वो है हमारी पृथ्वी, हमारी प्रकृति। हमारी प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है और देते आ रही है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी में आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने नेचर के साथ, अपनी प्रकृति के साथ अन्याय कर रहे हैं। दोस्तों, वक्त आ चुका है जागरूकता बढ़ाने का। वक्त आ चुका है कि हम सारे मिलकर के इस पर सोचें, इस पर अमल करें और कुछ काम करें, ताकि हमारी प्रकृति आगे चल के भी इसी तरीके से हरा भरा रहे और हमें आगे भी बहुत कुछ देता रहे। दोस्तों, इन तमाम चीज़ों पे बातचीत करेंगे हमारे बहुत ही खास गेस्ट से। फ़िलहाल वक्त हो चुका है हमारे कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का और रुख करने का हमारे पहले सेगमेंट की तरफ। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमारे पहले सेगमेंट में लेते हैं महापुरुषों द्वारा कहे गए अनमोल वचन और उनसे आशीर्वाद लेकर हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो देखते हैं आज का अनमोल वचन क्या है। महात्मा गांधी ने कहा था, आपको मानवता में विश्वास नहीं खोना चाहिए। मानवता सागर के समान है। यदि सागर की कुछ बूंदें गंदी हैं, तो पूरा सागर गंदा नहीं हो जाता। हमारे साथ हैं डॉक्टर कुशाग्र राजेंद्र। आप हैं HOD अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंस अमिटी यूनिवर्सिटी में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम बिहार बिहान में। थैंक यू वेरी मच। सर, जैसा कि हम बात कर रहे थे पर्यावरण के ऊपर, और हम आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर बात करने वाले हैं। सबसे पहले जानना चाहूँगी कि आज हम टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी, इतनी अपडेट हो चुकी है, फिर भी कहीं ना कहीं उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हम झेल रहे हैं। टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ते के साथ क्या कुछ हो रहा है हमारी ज़िंदगी में, पर्यावरण में कितने नुकसान हो रहे हैं, इसके बारे में कुछ बताएं। मैं बधाई दूंगा बिहार बिहान टीम को, जिन्होंने इतनी अच्छी विषय को आज सबके सामने रखने का मौका दिया है। और पहला ही सवाल है तकनीक पे, और चूंकि हम आप तक पहुंच पा रहे हैं, इसमें भी तकनीक का बहुत बड़ा योगदान है। कह सकते हैं कि हमारा आज का वक्त है तकनीक का वक्त, मतलब दिस इज एज ऑफ टेक्नोलॉजी। हमारे हर लाइफ से, मतलब जीवन के हर पहलू को तकनीक न सिर्फ छू रही है, पर सबसे बड़ी दिक्कत है कि वो अब रेगुलेट कर रही है। तो एक इशू ये बहुत बड़ा निकल के सामने आता है कि क्या हम तकनीक हमारे लिए है या हम तकनीक के लिए है। इसमें हम थोड़ा सा और एलाबोरेट करेंगे। दूसरी बात ये है कि जिस तरीके से तकनीक आ रही है, कई सारे अच्छे, मतलब फिंगर टिप पे सारे काम हो जा रहे हैं। मैन पावर जो प्रोडक्टिविटी है वो काफ़ी बढ़ गई है। दूर दराज तक हम इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। डॉक्टर्स यहाँ बैठे, लंदन में बैठ के डॉक्टर बिहार में बिहार तक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पर एक जो सबको समझने की चीज़ है कि जो जिस गति से तकनीक आ रही है, वो उस पर हम लोग को गौर भी करना चाहिए और उससे फ़ायदा भी उठाना चाहिए। और इस प्रकार की तकनीक को हम डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी कहते हैं। इट मीन्स कि वाइप आउट कर दे रही है। जैसे कि स्मार्टफोन जब से आई, तब से पुराने फ़ोन ख़त्म हो गए, यानी कि एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ा, और करना नहीं पड़ा, अपने आप हो गया। अब ये बड़ी दूर की बात थी कि सरकार कोई योजना लेके आती है या उसको हर जगह पहुंचाना कितना मुश्किल काम था। जब आज़ाद हुए हम, तो रेडियो एकमात्र स्रोत था सूचना को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का। और इस स्मार्टफोन ने
हमारे दूर बैठे दूर दराज के किसान को आराम से सारी सूचनाएं मुहैया करा देती है। आज जब कोई आपदा आने वाली होती है, उसकी खबर दूर दराज तक, कोस्टल इलाकों तक पहुंच जाती है और मछुआरे समुद्र में जाना बंद कर देते हैं पर्टिकुलर कुछ घंटे के लिए। तो इसके बहुत पॉजिटिव चीज़ें हैं, पर एक चीज़ मैं सबका ध्यान दिलाना चाहूँगा कि ये तकनीक हमको रेगुलेट ना करे। कई सारी अच्छी चीज़ें आ रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैं, ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता जिसे कहते हैं, और उसमें सबसे बड़ा डर है एक स्पेकुलेशन होना है। और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, अगर नई तकनीक को देखने को समझने का नज़रिया एक विकसित हो, इसमें कोई बुराई नहीं है, नकारात्मक नहीं होना चाहिए। पर सोचना जरूर चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तकनीक हमको रेगुलेट कर रही है। कारण ये मैं इसलिए ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि छोटे बच्चे आजकल जाएंगे तो आँख के डॉक्टर के पास लाइन लगी हुई है, उसमें मैक्सिमम मरीज आप देखेंगे या तो ओल्ड पेशेंट हैं, नहीं तो छोटे बच्चे हैं, क्योंकि स्क्रीन टाइम उनका बढ़ गया। तो इफ़िशियंसी घटेगी, उनकी प्रोडक्टिविटी घटेगी। अब बचपन में ही मोटे मोटे लेंस लगने शुरू हो गए। तो इस दृष्टिकोण से तकनीक जो है वो हमको अच्छे मतलब कुछ बहुत पॉजिटिव चीज़ें लेके आ रही हैं, पर साथ साथ कुछ नकारात्मक चीज़ें भी ला रही हैं। और हमको ज़रूरत है कि समग्रता में देख के तकनीक हम नियंत्रित करें, हम तकनीक से नियंत्रित ना हो। जी कुशाक जी, आपने बोला कि ये जो टेक्नोलॉजी की वजह से जो बच्चों पे ये असर हो रहा है या आम जनता पे भी काफ़ी असर हो रहा है। अगर बात करें कि इस तरीके की प्रॉब्लम्स हो रही है, पर्यावरण की बात करें तो हम एक ऐसे परिवेश में रहते हैं, पर्यावरण के परिवेश में हम रहते हैं। आज का पर्यावरण काफ़ी प्रदूषित हो चुका है जी। क्या कुछ समस्याएं हैं, क्या कुछ समस्याएं जिस पे हमें बात करने की ज़रूरत है, जिस पे हमें पहल करने की ज़रूरत है कि हम उसको कम कर सकें? ओके, चलिए मैं इस बात को तकनीक से ही शुरू करता हूँ। आज जीवन में हमारे जितनी अच्छी चीज़ें हैं, जितनी फिजिकल मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हमारी जितनी अच्छी चीज़ें हैं, हमारे कपड़े हों, हमारे अप्लाइंसेज हों, आईफोन हो, स्मार्टफोन हो, टीवी हो, कंप्यूटर हो, डेस्कटॉप हो, हमारी कैमरे हों, सब कुछ उसमें तकनीक है। उसके पीछे एक तकनीक की एक बड़ी श्रृंखला है। हमारी लाइटिंग हो, अब हम आज से 50 साल पहले इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि रात भी अब दिन जैसे हो जाएगा। हमने सब कुछ, हमारे लिए सब अच्छा हो रहा है। पर मैं चाहूँगा कि थोड़ा इसके फ्लिप साइड को भी देखें। हमारे लाइफ में जितनी दिक्कतें हैं, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हैं, खान पान संबंधी दिक्कतें हैं, हमारे मेंटल जो मानसिक हमारी परेशानियां हैं, आप ध्यान से देखेंगे, प्रदूषण है, नेचुरल रिसोर्स का डिप्लीशन है, हमारा पानी गंदा हो रहा है। अगर ध्यान से आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं तकनीक का बेजा इस्तेमाल शामिल है। तो हमको ये बात समझने की ज़रूरत है कि मैं फिर से दोहराऊंगा कि तकनीक कहीं हमको रेगुलेट तो नहीं कर रही है। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि हम ज़रूरत से ज़्यादा तकनीक का इस्तेमाल करना शुरू कर रहे हैं। माइंडलेस यूटिलाइजेशन, माइंडलेस डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी। तो मैंने कहा ना कि एक कोई मतलब अपने जितने प्रॉब्लम लाइफ के हैं, आप इंडिविजुअल लेवल पे देखें, सोसाइटी कम्युनिटी के लेवल पे देखें, समाज के स्तर पे देखें, राज्य के स्तर पे देखें, देश के या ग्लोब के स्तर पे देखें, आप पाएंगे कहीं ना कहीं तकनीक ही का बेजा इस्तेमाल उसमें शामिल है। जैसे एग्जांपल आप ले लीजिए प्लास्टिक जिसका आविष्कार हुआ तो ये इसको मिराकिल मटेरियल कहा गया, क्योंकि वो सारी ज़रूरतों को पूरी कर सकता था। हमारे पैकेजिंग का, हम कहीं भी चले गए वहाँ सामान रखने की, पानी मैं एक छोटा सा एग्जांपल आप दूंगा कि आज से 50 साल पहले कोई इमेजिन नहीं कर सकता था कि मैं जाऊंगा तो पानी मेरे साथ साथ जाएगा, खाना मेरे साथ साथ जाएगा। पर आप देखें इसका इतना इस्तेमाल हमने शुरू कर दिया कि आज एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और कहा जा रहा है कि दिस इज एज ऑफ प्लास्टिक। और एज ऑफ प्लास्टिक इसलिए नहीं कहा जा रहा है कि ये पॉजिटिव आउटकम के चलते, एज ऑफ प्लास्टिक इसलिए कहा जा रहा है कि हमारी मानवता जो है प्लास्टिक के कूड़े में दबती जा रही है। तो तकनीक को अच्छे से हमको ये बात एक बार फिर से याद करने की ज़रूरत है कि तकनीक हमारे लिए है, हम तकनीक के लिए नहीं है। तकनीक माध्यम है, तकनीक हमारा लक्ष्य नहीं हो सकता। तो तकनीक का सही और समयक इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल जी। आपने प्लास्टिक थैले की बात की। आज का ज़माना बिल्कुल सही बात है कि हम प्लास्टिक थैले यूज़ करें। उसका अल्टरनेट भी है, हम उस पर कुछ इको फ्रेंडली थैला यूज़ कर सकते हैं।
लेकिन आम जनता ऐसा करती नहीं है। कहीं ना कहीं इसके दुरुपयोग भी होते हैं और कहीं ना कहीं आगे चल के हमें बहुत हार्म करने वाला है। तो कैसे अपने आप को क्या कुछ कर सकते हैं जिससे हम इसको कम से कम यूज़ करें और आगे अपनी ज़िंदगी में इस तरीके के प्रोडक्ट यूज़ करें जो कि इको फ्रेंडली हो? मैं थोड़ा स्कैरी पिक्चर, थोड़ा डरावनी बात करने जा रहा हूँ। प्लास्टिक से ही बात करते हैं। हमारी दिनचर्या प्लास्टिक पे डिपेंडेंट है। मैं सबको कहता हूँ कि आप सुबह उठें, एक पेन लें, एक पेपर लें और दिन भर एक नोट करें कि सुबह से लेकर शाम तक आप कितनी बार प्लास्टिक का इस्तेमाल किया और किस लेवल, कितनी दूरी से किया। क्या आपने ब्रश किया, यानी बहुत नज़दीक से प्लास्टिक का इस्तेमाल किया, आपने थैला लिया, आपने प्लास्टिक को हैंडल, आपने मेडिसिन खाया, वो भी प्लास्टिक के रैपर। तो आप एक लिस्ट बनाएं और शाम तक पाएंगे कि प्लास्टिक के अलावा तो आपने कुछ किया ही नहीं। अगर प्लास्टिक हटा दिया जाए तो क्या आप अपनी ज़िंदगी को इमेजिन कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। और अपने आप ग्रैंडफादर से, अपने दादाजी से पूछिए, उनके ज़माने में प्लास्टिक था, उनकी लाइफ थी कि नहीं? पर आज हमारी लाइफ प्लास्टिक के बिना संभव नहीं है। तो स्कैरी पिक्चर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अब तक जब से प्लास्टिक का इन्वेंशन हुआ, 1920s से इसका प्रोडक्शन, इस्तेमाल व्यापक होने लगा। 60s आते आते तक तो हर घर तक पहुंच गया था, भारत को छोड़ के डेवलपिंग वर्ल्ड में। और 90s के बाद इंडिया में आया और अचानक से सब कुछ रिप्लेस हो गया हमारा। अब तक 8 बिलियन टन प्लास्टिक प्रोड्यूस हो चुके हैं, 8 बिलियन टन। और हमारी पॉपुलेशन कितनी है? 8 बिलियन टन, 8 बिलियन। यानी कि हर आदमी के पीछे 1 टन प्लास्टिक इस धरती पे बन चुका है, या इस्तेमाल हो रहा है या इस्तेमाल हो चुका है। आप समझिए, एक आदमी के लिए 1 बिलियन टन प्लास्टिक, 1 टन प्लास्टिक प्रोड्यूस हो चुका है। और हमको लगता है कि हमने प्लास्टिक इस्तेमाल किया और हमने फेंक दिया, वी आर फ्री फ्रॉम इट। मैं आपको एक और पिक्चर बताता हूँ कि आज तक आपने जितने मिनरल वाटर के बोतल पिए होंगे, वो मिनरल वाटर पृथ्वी पे कहीं ना कहीं पड़े हुए हैं, वो ख़त्म नहीं हुए हैं। और यकीन मानिए, आपकी अगली 10वीं पीढ़ी के बाद भी आपका इस्तेमाल हुआ प्लास्टिक का बोतल इस धरती पे पड़ा रहेगा। कम से कम 500 साल लगेंगे उसको डिग्रेड होने में। और स्कैरी पिक्चर इसलिए क्योंकि हम प्लास्टिक को थ्रो आउट किया, प्लास्टिक नदियों में गई, नदियों से समुद्र में गई, समुद्र में वो टुकड़ों में टूटी, जिसको हम लोग माइक्रो प्लास्टिक कहते हैं। उसको मछली ने खाया, तो जो कोस्ट पे रहने वाले लोग हैं उनके शरीर में प्लास्टिक गई। हम लोग को लगता है कि नहीं, हम बिहार में हैं, हम बच गए, क्योंकि कोस्ट में हमारे यहाँ सी फूड कितने लोग खाते हैं। नहीं, पिक्चर अभी बाकी है। वो प्लास्टिक, हमारा नमक कहाँ से आता है? आप ये इमेजिन करिए, आपका नमक कहाँ से आता है? हर घर में अब नमक सी सॉल्ट आता है। और सी सॉल्ट कैसे बनता है आपको पता है? समुद्र की पानी को सुखाते हैं, उसमें सॉल्ट बचता है, वही हम खाते हैं हर घर में। और समुद्र माइक्रोप्लास्टिक से भरा हुआ है। यानी कि जो प्लास्टिक आपने थ्रो आउट कर दिया था, यूरोप के लोगों ने कर दिया था, इंडिया के लोगों ने कर दिया था, अमेरिका के लोगों ने कर लिया था, अब वो प्लास्टिक आपके सॉल्ट में, नमक में, जो टेबल सॉल्ट में आ रहा है आपके घर, आपके बच्चे, आपके ग्रैंड पेरेंट। नॉट ए सिंगल, एक आदमी इस ग्लोब पे नहीं है जिसको माइक्रोप्लास्टिक एक्सपोजर नहीं है। और नई स्टडी तो ऐसी बताती है कि न्यू बर्न, इवन बिफोर बॉर्न, बेबी ब्लड कैरीज माइक्रोप्लास्टिक, यानी फीटस, भ्रूण में माइक्रोप्लास्टिक पे आ गया है। तो आप समझ लें कि तकनीक का इस्तेमाल किस स्तर तक करना है। और एक बार फिर मैं कहूँगा कि तकनीक मानवता के लिए है, मानव तकनीक के लिए नहीं है। उसका सही इस्तेमाल करेंगे, चांद आपके लिए, हाँ, चांद तक आपकी पहुँच है। उसका बेजा इस्तेमाल करेंगे तो फिर आप एक बड़े संकट को अपनी तरफ, और यही हम प्लास्टिक के साथ। और ये किस्सा केवल प्लास्टिक का नहीं है। अब कोई भी एग्जाम्पल लें, आप अपने हवा को ले लें। आप समझते हैं कि वी आर हैविंग द क्लीन एयर, आप गंदा हवा सांस ले रहे हैं, और ये कहाँ जा रहे हैं? आपके ब्लड में, ब्लड तक जा रही है। यानी कि आपके ही कर्म, हमारे ही मिसडीड हमको वापस आएंगे। बिल्कुल, जो कृत्रिम तरीके से जो हम कर रहे हैं वो हमें वापस, प्रकृति रिटर्न में आपको दे रही है। इसलिए आप ये मत समझिए कि तकनीक एक शील्ड बनेगी, नहीं, तकनीक वो माध्यम बनेगी जो रिटर्न होके आपके पास आएगी। बेहतर है तकनीक का सही इस्तेमाल हम करें। प्लास्टिक का यूज़ है वो काफ़ी
बड़ी समस्या हो चुकी है और प्लास्टिक जैसी तमाम आदतें हैं जो हमने अपने जीवन शैली में उसको अपना ली है, लेकिन हमें उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी बहुत साल तक उसको झेलना पड़ेगा हमें। निवारण क्या है? क्योंकि हम यूज़ तो कर रहे हैं, हमारे पास ऑप्शंस की कमी है, तो इसको किस तरीके से हम इसमें सुधार ला सकते हैं और क्या कुछ कर सकते हैं जिससे हम इन तमाम चीज़ों का उपयोग कम से कम कर सकें? ओके, जैसे कि हम शुरुआती बात कर रहे हैं कि हमारा लाइफ जो है भाग दौड़ में फंसा हुआ है, तो इन सब बातों का सोचने का समय नहीं होता है। हमारे पास जो रिसोर्स मिला उसको हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम अपने जद्दोजहद में इतने पैक हैं कि हमको बाहर सोचने की समय नहीं मिल रहा है। पर हमको सोचना तो पड़ेगा, क्योंकि अब ये लौट के हमारे पास ही आ रहे हैं। मैंने कहा जैसे कि हर सॉल्ट के रूप में आ रहे हैं, इसका मतलब कोई ऐसा घर नहीं हो जब बिना नमक, चाहे वो गांव में हो चाहे शहर में हो। तो अब तो हम पर उसका रिपरकशन आना शुरू हो गया है। ब्लड में पाया गया है माइक्रोप्लास्टिक, और ये कैसा माना जाता है कि ये कार्सिनोजन है। तो चीज़ें बदलेगी और बदल रही है। कई जगह पे तो कई एविडेंस हैं कि माइक्रोप्लास्टिक कॉज कर रहा है। तो मैंने कहा कि अब तो समझना पड़ेगा। अक्सर होता क्या है कि हम कोई प्रॉब्लम देखते हैं तो हम उस पर रिएक्शन करते हैं। जैसे प्लास्टिक का कूड़ा देखा हमने, या आज की खबर चली कि माइक्रोप्लास्टिक हमारे खाने में पहुंच रहा है, हमारे शरीर में जा रहा है, तो हम आनन फानन में एक्शन लेंगे। और शॉर्ट टर्म सोल्यूशन तो ठीक है, पर क्या लॉन्ग टर्म सोल्यूशन में प्लास्टिक से निजात हम पा सकते हैं क्या? और वो तब तक नहीं पा सकते हैं जब तक हम प्लास्टिक क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। हम प्लास्टिक इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका अगर आंसर हम जब तक नहीं ढूंढेंगे तब तक प्लास्टिक पे चाहे कोई लेजिस्लेशन आ जाए, हम 10% रोक सकते हैं, डरा सकते हैं, फाइन का खौफ दिखा सकते हैं, वो 10 से 20% तक हम इसमें कर्व कर सकते हैं, लेकिन हम इस्तेमाल को रोक नहीं सकते। कारण क्योंकि हमने रूट कॉज पे ध्यान नहीं दिया। और ये केवल प्लास्टिक के साथ नहीं है, चाहे वो पानी की समस्या हो, वायु प्रदूषण हो, ध्वनि प्रदूषण हो, जंगल के कटाव हो, वाइल्ड लाइफ का ख़त्म होना हो, एक कई सारी चीज़ें हैं उस हम प्रॉब्लम पे रिएक्शन देते हैं। अगर हम रिएक्शनरी सोल्यूशन देंगे तो सबसे इजी है, कई सरकारें ऐसा कर चुकी हैं पास्ट में और फेल भी हुई हैं, प्लास्टिक बैन। क्या प्लास्टिक बैन से कुछ होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि फिर भी शायद 2022 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक बैन है, पर चोरी छिपे इस्तेमाल इसको हमने कोई मतलब झिझक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे जीवन का इतना अभिन्न अंग है प्लास्टिक कि समय लगेगा और बदलेगा नहीं। कारण उसका ये है कि प्लास्टिक हमने बैन किया तो क्या हमने इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जो बिना प्लास्टिक के लाइफ स्टाइल को प्रमोट करे? नहीं दिया, तो प्लास्टिक बैन से काम खत्म नहीं हुआ। अब ये समस्या है कि कोई स्ट्रक्चर जब खड़ा होती है, जैसे जब प्लास्टिक धड़ल्ले से यूज होता था तो उसके लिए एक पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर था, प्लास्टिक कहीं बनता था, मार्केटिंग होती थी, बाज़ार में आता था और हम इस्तेमाल करते थे। तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप हुआ? वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कैसे हुआ? क्योंकि हमको ज़रूरत थी प्लास्टिक के। हम ढूंढ रहे थे कि एक ऐसा मटेरियल हो कि हमको झोला नहीं ले जाना पड़े। जब जहाँ जैसे, ये 3 शब्द, जब जहाँ जैसे हम इस्तेमाल कर ले, कोई चीज़ खाना खा लें, हमको हाथ ना गंदा करना पड़े, हमको सब कुछ सिंगल यूज़ और मेरा काम बन जाए। हमको कहीं दूर सामान लेके जाना हो तो अच्छी सी पैकिंग हो जाए और वो सील प्रूफ हो, इसीलिए था। हमने सोल्यूशन क्या दिया? प्लास्टिक बैन। पर हमारी ज़रूरतों पे ध्यान दिया। हमारी ज़रूरतें अभी क्यों ऐसी की वैसी है? तो अब ज़रूरत पे ध्यान जब देंगे तो उसके अकॉर्डिंग आप इंफ्रास्ट्रक्चर बदलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर बदलेगा तो कोई प्लास्टिक यूज ही नहीं करेगा, क्योंकि हमारी, और ये कैसे आएगा? हमारे व्यवहार में चेंज आएगा। अब व्यवहार में कैसे चेंज आएगा? जब हमारे पास कोई अल्टरनेट होगा। इसीलिए कोई भी बैन, एनवायरमेंटल लेजिस्लेशंस में कोई भी बैन कारगर साबित नहीं हुई है। हम 10 से 20% तक कवर कर लेते हैं, पर लॉन्ग टर्म में, और इसका एक अच्छा एग्जाम्पल मैं बताऊंगा कि कैसे शुरुआती दौर में जब नियंत्रण की बात आई, चाहे प्रदूषण का मामला हो, चाहे कोई भी फॉरेस्ट कटाई का मामला हो, तो गवर्नमेंट ने ब्लैंकेट बैन, और ये केवल इंडिया में नहीं हुआ, ग्लोबली हुआ, चूँकि हम त्रस्त थे और हम रिएक्शन में, चूँकि हमको चाहिए था कि नहीं, बाकी चीज़ों जैसे हम लोग चुटकियों में सब कुछ करने की आदत थी ह्यूमन बीइंग को, क्योंकि हम इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद नॉलेज इकोनॉमी में थे, हमको गरूर था कि हमारे पास इतना नॉलेज है, हम जो चाहें कर लेंगे।
तो हमने वो मॉडल अपनाया कि बैन, प्लास्टिक बैन, फॉरेस्ट कटिंग बैन, पर नतीजा क्या हुआ? डेटा तो वही रहे, वही है। थोड़े थोड़े बहुत 10, मैंने कहा 10% कम आए। अब आई है समझ, तो अब हम काम कर रहे हैं रूट कॉज पे। तो जो प्रॉब्लम दिखता है वो प्रॉब्लम है नहीं, उससे बड़ा प्रॉब्लम उसके नीचे है। वो कहते हैं ना कि हाँ, आप जो दिखता है उसके नीचे जो जड़ें हैं, हाँ, उस जड़ों को पहले निकालना जरूरी है, तो उसके बाद आप निवारण। चाणक्य ने कहा था, बिहार की धरती पे हूँ, मतलब अपने घर पे हूँ, और चाणक्य को याद करने का इससे बेहतर मौका नहीं होगा कि अगर कोई प्रॉब्लम मानव जाति के लिए समस्या है तो वो उसको काटिए मत, उसका जड़ से विनाश करिए। और ये जड़ में ही समस्या है। आप सिम्टम का ट्रीटमेंट करेंगे, बीमारी नहीं जाएगी, आपको जड़ में। यानी कि अब जड़ में क्या है? प्लास्टिक का इस्तेमाल कैसे कम हो? हमको तो आदत है कि हम बाहर जाएंगे, खाना खाएंगे, फेंक देंगे थाली। अब ये फैसिलिटी तो ख़त्म होने वाली है, और जब ये फैसिलिटी ख़त्म होगी, यानी कि हमको खुद में चेंज लाना है। और ये खुद में चेंज लाने का प्रोसेस के लिए, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे समाज हो, एक थोड़ा सा आपस में सोच समझ के रियलाइज करके, तब देखिएगा कि वो झोले ले जाने वाली परंपरा जैसे वापस आएगी, प्लास्टिक का इस्तेमाल धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया। कुशाग जी, आपको नहीं लगता है कि जो आम जनता है उन्हें भी जागरूक होने की ज़रूरत है? क्योंकि रूट कॉज तो है, सरकारें काफ़ी सारी योजनाएं लाती हैं, प्लास्टिक जैसी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सी ऐसी आदतें हैं जिसको ऑल ऑफ द सडन आप ख़त्म नहीं कर सकते हो। लेकिन ऐसी आदतों को जो उसको आप शामिल करके, जैसे प्लास्टिक की जगह थैला, बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसका इस्तेमाल करने लगे हैं। उनको पता है कि इन्वायरमेंटल, हम प्रकृति से हैं, प्रकृति हमसे नहीं। अगर हम इसकी सुरक्षा नहीं करेंगे, अगर हम ऐसी चीज़ें नहीं अपनाएंगे जिससे हमारी प्रकृति को अच्छा हो, तब तक हमारा कोई निवारण नहीं है, हमारी आने वाली ज़िंदगी अच्छी नहीं होगी। बिल्कुल। तो इस पे बात करेंगे। अगर आपने प्लास्टिक की बहुत अच्छी से आपने विस्तार से बताया कि इसके दुरुपयोग से कितनी सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। हम ऐसे परिवेश में रह रहे हैं जहाँ पे कार्बन और जो कूड़े के जो कण होते हैं उससे एक स्मोक क्रिएट होता है, और ख़ासकर अगर शहरी क्षेत्रों की बात की जाए तो हम शुद्ध हवा भी नहीं ले पा रहे हैं। और इसके काफ़ी कारण हैं, जैसे आपने बोला कि रूट कॉज पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, और जिस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं चीज़ों का, ठीक उसी तरीके से इस्तेमाल की वजह से गाड़ियाँ इस्तेमाल हो रही हैं। निवारण क्या हो सकता है? किस हद तक हम इसको कम कर सकते हैं? क्या कुछ अपना सकते हैं जिससे हमें शुद्ध हवा मिल सके? ओके, क्योंकि पर्यावरण का ऐसा विषय है कि प्रॉब्लम पे बात करेंगे तो सोल्यूशन खुद ब खुद दिखता है, क्योंकि पर्यावरणीय समस्याएं जो है वो हमारे व्यवहार की प्रॉब्लम है, और व्यवहार को सपोर्ट करता है इंफ्रास्ट्रक्चर। हम कार चलाना कार हमारा इस्तेमाल करना शुरू किए तो पहले क्या था, आप देखेंगे कि आज से 20 साल पहले अगर कोई सर्वे आप करते, जैसा कि मेरा मानना है कि सिंगल कार में एक सवारी वाली कार बहुत कम ही मिलती, कार में पूरी सीट भरी। आज क्या देखते हैं, हमको लगता है कि 50% से अधिक गाड़ियाँ सड़कों पे जो चलती है वो एक आदमी कार चला रहा होता है। तो आप समझिए कि उससे क्या प्रॉब्लम है। एक तो जगह, एक आदमी के लिए पूरा जगह कार का, ट्रैफिक, दूसरी एनर्जी, क्योंकि कार तो हवा में चलेगी नहीं, उसके लिए पेट्रोल चाहिए। तो कई सारे प्रॉब्लम, और सोल्यूशन इसका क्या है? पर्यावरणीय समस्या का सोल्यूशन जो है हर आदमी के थॉट प्रोसेस में है। ईजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसके लिए कोई आपको बहुत बड़े अनुसंधान की जरूरत नहीं है कि अगर ट्रैफिक है तो इसको कैसे रोकें। आसान है, पर हम वो करना नहीं चाहते, क्योंकि हमारे पास एक इल्यूजन है, बीइंग इन कंफर्ट, मतलब हमको आराम की एक झूठी समझ है। हम सिंगल कार में बैठेंगे, एसी में बैठेंगे तो हम आराम से जाएंगे, ये कंसेप्ट जो है, जबकि ऐसा है नहीं। इसके लॉन्ग टर्म रिपरकशंस हैं, क्योंकि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। पटना का टेम्परेचर 40 तक पहुँचा, उसमें आप 1 घंटे के लिए एसी कंफर्ट में रहे, एग्री, मैं आपसे सहमत हूँ, बहुत अच्छा आपको लगा होगा। लेकिन जैसे आप उतर के कड़ी धूप में आप 22 डिग्री टेम्परेचर से जब 45 डिग्री टेम्परेचर में आप 100 मीटर चलेंगे, और अगेन आप 22 डिग्री टेम्परेचर में चले जाएंगे, तो आपके सारे कंफर्ट का जो कंसेप्ट है ना, वो टेक्निकली जीरो हो गया। आप समझिए इस बात को। तो ये ह्यूमन कंफर्ट ने और ह्यूमन बिहेवियर ने सारे प्रॉब्लम क्रिएट किए हैं।
और ये फॉल्टी नोशन जो है, एक झूठ का एक हमने कंसेप्ट लगाया हुआ है कि हम अपने लाइफ को इम्प्रूव कर रहे हैं। इनफैक्ट हम अपने आप को हेल्थ की स्टेबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। और थोड़ी दिनों बाद ये समस्याएं दिखनी शुरू हो गई, चाहे हमारे सिटिंग पोस्चर की समस्या हो, चाहे आपको हीटिंग एंड थॉविंग जो बॉडी की हो रही है। बॉडी का टेम्परेचर तो 37 डिग्री है, वो तो फिक्स है। अब उसमें आप घाल-मेल कर रहे हैं, आप 22 डिग्री पे अपने आप को कंफर्ट पे रख रहे हैं, आप प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे हैं, पर आप क्या रोड को एसी कर सकते हैं? नहीं कर सकते। यानी कि ये व्यवहार का मामला है। जिस दिन हम ये रियलाइज़ कर लेंगे कि हम हमारे एसी को चलाने के लिए ये अंदर की जो सर्दी है, अंदर का जो ठंडा माहौल है, उतना ही ज़्यादा आप एक्स्ट्रा गर्मी का माहौल बाहर क्रिएट कर रहे हैं। और हमारे शहर क्या बनते जा रहे हैं? अर्बन हीट आइलैंड। आपको आश्चर्य होगा जान के कि गांव से शहर का तापमान 5 डिग्री ज़्यादा होता है। अगर खासकर अब शहर के अंदर की तरफ चले जाइए तो आपका पूरा वायुमंडल का निचला परत जो है वो हाई टेम्परेचर जोन होता है। अब हाई टेम्परेचर जोन है तो आपको ज़्यादा, आपके एसी को ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, और वो एनर्जी क्या हुआ, वो पॉजिटिव लूप में और गर्मी बढ़ाएगी बाहर की, आपको और एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। बिल्कुल, मतलब हमारे खुद के उपयोग से सारी चीज़ें उपयोग करने से ये व्यवहार की समस्या प्रॉब्लम हो रही है। ये जो छोटे छोटे आपने जैसे प्लास्टिक का बताया या कार का बताया, ये हमारे अपने व्यवहार की समस्या वजह से। और सोल्यूशन इसका है आसान सोल्यूशन, जैसे कि व्यक्तिगत स्तर पे जो सोल्यूशन, व्यक्तिगत स्तर पे जो सोल्यूशन है उस पे भी हो सकता है, समाज के स्तर पे, गवर्नमेंट के स्तर पे भी बात हो सकती है। बिल्कुल, तो इसको हम आगे इलेबोरेट करें। कितनी सार्थक है ये सारी योजनाएं और क्या कुछ काम हो रहा है? प्रदूषण और जो पर्यावरण के साथ जो हमारे संबंध है, उसमें सबसे बड़ा जो हिस्सा है जिसे कह सकते हैं, उसमें हमारे व्यक्तिगत और हमारे सामाजिक व्यवहार का है। और सरकारों का काम जो है फैसिलिटेटर का काम है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन डिसाइड करती है जिसमें हमारे व्यवहार शेप अप होते हैं। और इस मामले में मैं इस बात का हामी हूँ कि भारत सरकार शुरू से ही, चाहे वो जनसंख्या नियंत्रण का कानून हो, आपको जान के आश्चर्य होगा कि विश्व का पहला देश है जिसने सबसे पहले इतनी अच्छी लेजिस्लेशन लेके आई, परिवार नियोजन कार्यक्रम लेके आई 1950s में। उसी तरह पर्यावरण के दृष्टिकोण से ही भारत का जो वो है लीडरशिप जो है, नेतृत्व जो है, इवन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात का मेंशन है, नीति निर्देशक तत्व में इस बात की स्पष्ट व्याख्या है। जब कोई बात नहीं होती थी पर्यावरण के, तब भी उसकी सुरक्षा का दायित्व व्यक्तिगत और सामाजिक व्यवहार को दिया गया है, और सरकार को कहा गया है कि आप इसको सेफगार्ड करेंगे लेजिस्लेशंस के थ्रू। पर असली जो शुरू हुआ ये सारा मसला वो 1972 के बाद, और इस मामले में भी भारत सबसे आगे रहा। 1972 में ही पहली लेजिस्लेशन गवर्नमेंट लेके आई, जबकि वर्ल्ड में बहुत गिने चुने ही देश जो कि प्रदूषण से उस समय बहुत प्रभावित थे, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या यूरोप के कुछ देश जो उस समय ही इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के पीक पे थे, उनके साथ प्रॉब्लम थी या वायु प्रदूषण का प्रॉब्लम था उनको। डेवलपिंग कंट्री में इंडिया पहली कंट्री थी जो 1972 में ही वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लेके आएगी। आपको जान के आश्चर्य होगा। और उसके बाद तो एक प्लेथोरा ऑफ लेजिस्लेशन आई, और समय समय पे इसमें अमेंडमेंट हुए। अभी नोशन आने भी वाला था सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, उसके पहले ही हमारे कई सारे लेजिस्लेशन बनने शुरू हो गए। और भारत का ग्लोबल मतलब वैश्विक समुदाय के साथ तालमेल बहुत ही अच्छा है, जो आज भी झलक रहा है पेरिस समझौते के बाद। और इसमें कई सारे हैं, फॉरेस्ट पे हमारे कानून हैं, वायु प्रदूषण पे कानून है, जल प्रदूषण पे कानून है। आपको एक और चीज़ बताते हुए मुझे मतलब इसको अच्छा तो नहीं कह सकते हैं, हमारे यहाँ गंगा को साफ करने की प्रक्रिया जो कानूनी रूप से 1986 में ही शुरू हो गई थी। वो अलग बात है कि अभी नई सरकार को एक बड़ी बहुमुखी परियोजना लेके आनी पड़ी नमामि गंगे की, जिसमें काफ़ी अभी अच्छे परिणाम आ रहे हैं। तो सरकार के कानून का जहाँ तक सवाल है, उसमें कहीं कोई कमी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं रही है, पर ये कोई ना कोई ऐसा मसला है कि जो फाइनली इनकलकेट नहीं हो पा रहा है। और एक अच्छी चीज़ इधर हुई है कि पहले जहाँ हम लेजिस्लेशन में इस बात को इंश्योर करते थे कि बैन करने की जो प्रवृत्ति थी, उसको हमने थोड़ा सा डाइल्यूट किया है, और हम अब रूट कॉज पे काम कर रहे हैं।
रूट पर काम कर रहे हैं, क्योंकि जैसे कोई इंडस्ट्री है तो पहले उनके लिए कंप्लाइंस था कि आपको ये नहीं करना है। अब बनाया गया कि अब इंडस्ट्री को ही अकाउंटेबल बनाया गया है कि आप क्या कर रहे हैं उसकी रिपोर्ट आप करिए। तो ग्लोबली एक नया ट्रेंड आया कि बैन इज़ द लास्ट प्रोसेस। पहले आपको अकाउंटेबल बनाइए, जो पार्टी हैं, जो इंडस्ट्री हैं, जो इंडिविजुअल हैं, उनको पार्टी बनाइए, और इसको कहते हैं रिपोर्टिंग रिजीम। अब सारा काम जो है प्रदूषण नियंत्रण का हो या पर्यावरण से जुड़े और भी मसले हैं, उसमें कहा गया है कि अब आप खुद ही रिपोर्ट करिए, गवर्नमेंट को आप खुद रिपोर्ट सबमिट करिए। तो ऐसा करने से वो खुद मोटिवेट हो रहे हैं और दे स्टार्ट रियलाइजिंग कि पर्यावरण, पानी अगर गंदा है तो हमारी इंडस्ट्री का परफॉर्मेंस असर पड़ेगा, क्योंकि हमको पानी अब साफ नहीं मिलने वाला है। तो बेहतर क्यों नहीं है कि हम ही अपना पानी खुद ही। पर इसमें एक और बड़ी समस्या है कि अभी कई सारे ड्रॉबैक्स हैं, कई स्टेट्स काफ़ी पीछे हैं। हमारे अपने बिहार में इंडस्ट्री की जो है वो सबके सामने है, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के मामले में कई राज्य हमसे बहुत आगे हैं, हम अभी निचले पायदान पे हैं। तो गनीमत है कि हमको उन सब समस्याओं का झेलना नहीं पड़ रहा है। पर जो सामाजिक व्यवहार है, जैसे कि वायु प्रदूषण, उससे हमको झेलना पड़ा है। और पिछले साल बिहार के छोटे छोटे शहर, मोतिहारी, कटिहार, पूर्णिया, गोपालगंज, सिवान, ये सारे शहर हॉट स्पॉट बने हुए थे एयर पोल्यूशन के मामले में। और ये पहली बार हुआ क्योंकि हम पहली बार मॉनिटर करना शुरू किया। हमें बहुत एक्सटेंसिव मॉनिटरिंग प्रोग्राम गवर्नमेंट ने शुरू किया। तो मैं कहा कि जैसे कि रिपोर्टिंग की तरफ गवर्नमेंट का ध्यान है, मॉनिटरिंग की तरफ गवर्नमेंट का ध्यान है, सो दैट कि एक अच्छी लेजिस्लेशन को कैसे हम धरती पे उतारें। और बिहार का मामला मैं अगर चाहूँगा, अगर समय मिलता है तो हम बिहार के वायु प्रदूषण पे अलग से बात करना चाहेंगे। बिल्कुल, ये समस्याएं क्यों हैं। कुशाग्र जी। लेकिन अभी जिस तरीके से हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एक नई मुहिम शुरू हुई है जिसका नाम है मिशन लाइफ, उसमें हर स्टेट आ रहा है, बिहार भी आ रहा है। क्या ये एक आम जनता को जोड़ता है, एक आम जनता को पर्यावरण से जोड़ रहा है, और ये काफ़ी ज़रूरी है, और ये मिशन काफ़ी काबिल तारीफ भी है। इसके बारे में चर्चा करेंगे, क्या कुछ है, क्या कुछ जनता को जानने की ज़रूरत है, इसके बारे में कुछ बताएं। ज़रूर। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आपने उठाया, क्योंकि पर्यावरण की जब भी बात होती है तो समस्या पे बात होती है। हम घटना को देख के रिएक्शन करते हैं, उसके बाद गवर्नमेंट क्या रिएक्ट करती है उस पर बात होती है। पर ये उन चुनिंदा भारत की तरफ से ये कह सकते हैं कि व्यक्तिगत स्तर पे, सामाजिक स्तर पे और वैश्विक योगदान है। जैसा कि योग का जो हमारे वाङ्मय की बहुत बड़ी विशेषता थी, उसको पूरे विश्व में तक पहुंचाने का काम किया है। उसी तरह प्रधानमंत्री की मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, और ये कंसेप्ट जो है ये हमारे लोक संस्कृति का हिस्सा रही है। उसको जो एक डिस्कनेक्ट हो गया पिछले 25, 30, 40 सालों में, उसको प्रधानमंत्री ने नए सिरे से परिभाषित करने की कोशिश की है। और जैसा कि मैंने कहा कि पोल्यूशन या पर्यावरण के साथ हमारे संबंध है, वो न केवल गवर्नमेंट स्तर पे काम होने चाहिए, बल्कि समाज और व्यक्तिगत स्तर पे होने चाहिए। और ये व्यक्तिगत स्तर पे जो डूज एंड डू नॉट्स है, उसकी एक बड़ी सुंदर व्याख्या है। प्रधानमंत्री ने अपने इस कंसेप्ट को जब सबके सामने रखा तो दो कंपैरेटिव चीज़ें लेके आए। एक बोले कि माइंडफुल डिस्ट्रक्टिव कंजम्पशन, माइंडलेस डिस्ट्रक्टिव कंजम्पशन। एक मतलब है कि बिना मतलब सामान का इस्तेमाल करना। और उन्होंने कहा कि इससे बेहतर है कि हम माइंडफुल डेलिबरेट यूटिलाइजेशन करें। इट मीन्स कि हमने कहा कि शुरू में जब बातचीत शुरू हुई थी तो हमने कहा था कि हम एज ऑफ टेक्निक में आए, ये तकनीक का दौर है। फिर मैंने कहा कि नहीं, ये एज ऑफ प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक युग है। बाद में हमने कहा कि ये नॉलेज का, ये ज्ञान का युग है। और अंत में कहना पड़ रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ें तो हैं, ये एज ऑफ कंज्यूमरिज्म है। हम लोग कंज्यूमर हैं, बाजार ने हमको कंज्यूमर बना दिया है। तो प्रधानमंत्री की ये पहल उससे हटके है, वो हमको पिछले लीग पे लाना चाहती है, जहाँ पे हमारे हर व्यवहार, हमारे छोटे से छोटे, हम क्या पहनते हैं, हम क्या खाते हैं, हमारी दिनचर्या क्या है, हम किस तरीके के वाहन का इस्तेमाल करते हैं, हम कितना पैदल चलते हैं, हम कहाँ किस रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, हम कौन सा सामान इस्तेमाल करते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने कहा था कि सुबह उठ के एक पेन लेके बैठें और आप डेलिबरेट एक लिस्ट बनाएं, तो आपको पाएंगे कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो जो क्या करना चाहिए
वही मिशन लाइफ है। आपको कौन सा खाना खाना चाहिए? अब आप राजस्थान में हैं और आप चावल खाएंगे, तो आप सोचिए कि जहाँ पानी नहीं है वहाँ चावल आपके लिए कहाँ से, बिहार से ट्रांसपोर्ट होके जाएगा। तो ये एनर्जी कॉस्ट आप ध्यान अगर आप दे तब तो ये काउंट होगा। बिहार में है, अगर आप चाहें कि मैं गेहूं खाऊं, रोज़ सुबह शाम गेहूं खाऊं, तो उसके लिए बिहार में गेहूं की प्रोडक्टिविटी फुलफिल करने के लिए बाहर से मंगानी पड़ेगी। तो क्यों नहीं हम सीजनल खाना खाएं जो अवेलेबल है? जैसे आम का मौसम है, तो मैं तो कहता हूं कि आम के मौसम में हमको केवल आम खानी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि आप लोकल इकोनॉमी को भी सपोर्ट कर रहे हो। दूसरी बात हो गई कि वो आपके हेल्थ के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल है। तो बाज़ार में जाएं, पहले हमारे यहाँ एक कहावत है कि बाज़ार में जाओ और जो सबसे सस्ता फल हो, सबसे सस्ता वहीं खरीदो, वो तुम्हारे हेल्थ के लिए बहुत ही बेहतरीन है। इसका क्या मतलब हुआ? सबसे सस्ता वहीं फल होगा जो सीजनल होगा। तो ये हमारे करने की चीज़ है, ये हमारे अपने लाइफ स्टाइल की चीज़ है। हमारा थाली कैसा हो, हम कैसा कलम इस्तेमाल कर रहे हैं, हम कौन से कपड़े, आजकल टी शर्ट का बड़ा क्रेज है और ऐसा देखा गया है कि एक टी शर्ट बनाने में कई 1000 लीटर पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये कौन सोचेगा? और ज़रूरत है कि इस मिशन को कम से कम सबको एक बार समझने की कोशिश करें, उसके बाद उसको क्या करना है नहीं करना वो खुद डिसाइड करें। मैंने कहा ना कि आप एक लिस्ट बनाएं और सुबह से शाम तक जो सामान आप इस्तेमाल करते हैं आप खुद जज करिए, क्योंकि पर्यावरण की सुरक्षा को समझना रॉकेट साइंस नहीं है, वो हमारे अपने व्यवहार पर निर्भर करता है। तो इस मामले में एक अनोखी पहल है और हमको इनफैक्ट याद दिलाया गया है कि आप अपने लोक परंपरा से जुड़िए, लोक संस्कृति को समझिए, क्योंकि मिशन लाइफ का सारा कंसेप्ट वहीं से आया है, आधुनिक समाज को और इनरीच करेगा। बिल्कुल। आपने इतनी अच्छी बातें बोली। अगर बिहार की बात करें, आपने जैसा बोला कि बिहार में बहुत ज़्यादा प्रदूषण है, वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा है। अगर कुछ मैसेज देना चाहें कि किस तरीके से व्यक्तिगत रूप से हर इंसान कुछ कर सकता है हमारे पर्यावरण के लिए, तो क्या कुछ होगा सर? बिहार पे मैं खासकर चूँकि ये नेशनल मीडिया ने भी इसको कवर नहीं किया और मैं चाहूँगा कि इस पर थोड़ा सा मैं अपनी बात रखूँ। अभी तक वायु प्रदूषण के मामले में दिल्ली बड़ा ही प्रमुखता से सबके छाया रहता है। जैसे सर्दियाँ शुरू होती हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स तो 999 से भी ऊपर कभी कभी चला गया है। पर बिहार का मसला थोड़ा सा डिफरेंट, बिहार का मसला थोड़ा सा अलग है, क्योंकि यहाँ पे कई सारे शहर पिछले साल पाए गए कि टॉप 10 में थे। जो भारत सरकार की रोज़ की एक लिस्ट जारी होती है 400 या 500 शहरों की एयर क्वालिटी, उसमें टॉप 10 बिहार के रहे। और कारण जब आप समझेंगे तो आपको मतलब लगेगा कि यही कारण हो सकता है। आप हर छोटे छोटे शहर के हाईवे पे चले जाइए, आपका सारे हाईवे प्लास्टिक गार्बेज के डंप हैं। बिल्कुल सर। तो मतलब बिहार को जागरूक होने की ज़रूरत है, प्रदूषण ना फैलाएं, आप ऐसे कार्य करें जिससे हमारे प्रदूषण को अच्छा हो। सर कुसाक सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बिहार विहान में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा आज का कार्यक्रम? हमें पत्र लिखकर ज़रूर बताएं और पत्र लिखने के लिए ले लें कलम और पेपर और लिख लें हमारा पता। हमारा पता है निदेशक DD बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001। हमारा ईमेल एड्रेस है director.ddk.patna@gmail.com।